हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 20 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस पूरा है। जितने भी प्रश्न आए थे सारा क्वेश्चन का, तो सारा क्वेश्चन इकट्ठा करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है मेरे भाई। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए, शुद्ध भी चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, अब ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा था, प्रथम एशियाई खेल फर्स्ट एशियन गेम्स कब आयोजित हुए थे? तो फर्स्ट एशियन गेम्स आपका 1951 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट है मेरे भाई। चलिए, ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न क्या आया था? अगला प्रश्न आया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी है? तो यहाँ डिटेल्स भी कुछ जिसका जिसका हो सका है, संभव हो सका है, उसका उसका मैं कर दिया हूँ मेरे भाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोलते हैं, के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार का कानूनी अधिकार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट है मेरे भाई, 100 दिन, 100 डेज आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? तो किन्हें दिया गया था? तो संजीव जी को दिया गया था। संजीव जी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो पूछा था, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल बैंकों की उधार लेने की लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका डिटेल्स देख लीजिए, क्या प्रभाव पड़ता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक्स के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। तो यहाँ लागत बढ़ जाती है, ऑप्शन सी आपका राइट है। थोड़ा और क्या है, प्रभाव क्या है इस प्रकार का? तो महंगा कर्ज, बैंकों को आरबीआई से धन उधार लेने के लिए अधिक ब्याज देना पड़ता है। रेपो रेट जब बढ़ता है तब बैंकों को आरबीआई से धन उधार लेने के लिए अधिक ब्याज देना पड़ता है। ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है, यानी अपनी लागत निकालने के लिए बैंक ग्राहकों के लिए लोन यानी होम, कार, पर्सनल लोन, ये सब क्या कर देते हैं? महंगा कर देते हैं। और ईएमआई पर भी इसका असर पड़ता है। आम जनता की मासिक किस्तें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये सब होता है रेपो रेट बढ़ने पर। अगला प्रश्न जो पूछा था, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन शब्द का क्या अर्थ है? कंटक शोधन आपका ये आपराधिक न्यायालय है। उस समय का मौर्य प्रशासन का ये कोर्ट हुआ करता था, आपराधिक न्यायालय कंटक शोधन। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन का अर्थ फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट था। यह राज्य और नागरिकों के बीच होने वाले विवादों और अपराधों जैसे चोरी, हत्या और विद्रोह का निपटारा करता था। तो यह था कंटक शोधन आपका प्रशासन, आपराधिक न्यायालय। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न जो पूछा था, 1991 के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो 1991 का आर्थिक सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो आपका था अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा था, जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया था? तो संबोधित किए थे आपके वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट साहिबा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न जो पूछा था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द
पैरालंपिक गेम्स। बोमिन नहीं, बोमिन तो आपका प्लूरल हो जाता है, बोमैन, है ना। तो ये आपके थे अवनी लखेरा। अवनी लखेरा आपका ऑप्शन सी सही है, राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक के बारे में बोल रहा है, तो आपका औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। बहादुर शाह जफर को तो रंगून में मरना पड़ा था, कैद कर लिया था 1857 का विद्रोह में, और कुछ पेंशन पर भी इनको जीना पड़ा था। लेकिन अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब ही था, जो अपने दम पर सारा कार्यभार और राज्य का सारा व्यवस्था अपने दम पे चलाता था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जाता है, डीएसटी के थ्रू जारी किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में ढोल का प्रयोग एक आवश्यक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। कह रहा ढोल का प्रयोग एक आवश्यक वाद्य यंत्र में किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट था, भांगड़ा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, भांगड़ा आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, विदेशी मुद्रा अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मतलब फेरा का स्थान किस अधिनियम ने ले लिया। तो यह आपका ले लिया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका ले लिया है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आया था, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा किस श्रेणी के उद्योगों को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये आपका अनुसूची ए में इसका वर्णन है मेरे भाई, अनुसूची ए के तहत किया गया है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा के ऑथर कौन है। तो आपका आर के नारायण है, आर के नारायण आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी सही था। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, 1991 की नरसिम्हा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार करके उसे अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाना, ताकि वह 1991 के आर्थिक उदारीकरण के अनुरूप कार्य कर सके। तो ऑप्शन आप अपने हिसाब से वहां देख लीजिएगा, वो तो हो गया एग्जाम, मतलब उसके हिसाब से आपको मारना था मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो था, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया आपको राजस्थान से संबंधित है, जिसको स्नैक डांस भी कहते हैं, कालबेलिया राजस्थान। और आपको बताना है गुलाबी देवी, गुलाबी देवी किस नृत्य से संबंधित है, जो राजस्थान की रहने वाली है। आपको कमेंट सेक्शन में मेरे भाई रिप्लाई करना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि गुलाबी देवी, गुलाबो देवी, गुलाबी देवी ने गुलाबो, गुलाबो सपेरा इनको बोला जाता है, गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस अन्य देश के नेता या फिर मंत्री ने किया था। रकाबगंज का गुरुद्वारा 2025 में मोदी जी के साथ और कौन से देश के नेता ने इसका मुआयना किया था या फिर भ्रमण किया था।
तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे मोदी जी के साथ। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा था, किस अमेरिकी लेखक ने वर्ष 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड आपका कौन जीती है? तो आपका हो जाएगा मेरे भाई झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर अवार्ड मिला है सन 2000 ईस्वी में, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये एसएससी में बहुत बार पूछा भी है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या आया था? नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखी थी? नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखा था आधारशिला। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा था? अगला प्रश्न आपका एशियाई खेल से था। एशियाई खेल 2023 जिसका आयोजन हांगजो चीन में हुआ था, में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी है मेरे भाई। ये रिपीटेड इसलिए वीडियो आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक भी प्रश्न रिपीटेड आपका छूटने वाला नहीं है मेरे भाई। इसलिए आपको शॉर्ट में विश्लेषण भी देते हैं कि आपको याद करने में थोड़ा आसान होगा। ज़्यादा बोधरेशन वाला क्लास भी हम नहीं डालते हैं, आप हमारा हर क्लास देख लीजिएगा मेरे भाई। तो भारत कुल कितने पदक जीते थे? आपका 107 पदक भारत जीता था। अब कमेंट में आपको बताना है कि कितना गोल्ड था, कितना सिल्वर था और कितना आपका ब्रॉन्ज था, बताना है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के अनुसार जो आईपीसी का धारा 1860 का जो था, इसको चेंज करके बीएनएस बनाया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अपराध संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा? कि एकदम तैयारी के साथ ये सब किया गया है। तो ये हो जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य होकर उसकी तरफ से लगातार अवैध काम करता हो, भले ही वह छोटा मोटा ही क्यों ना हो, जैसे चोरी या फिर टिकट बेचना या फिर सट्टे लगाना, जुआ खेलना, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब कार्य में उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी फ्लैगशिप पहल शुरू करी गई थी और यह किस मंत्रालय की पहल थी? सागरमाला परियोजना, तो ये आपका सागरमाला परियोजना स्टार्टअप इनोवेशन पहल है S2I2 का, या फिर 2I2 है, S2I2 है। ये पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा सागरमाला परियोजना का फ्लैगशिप शुरू किया गया था। चलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड प्रदान किया जाता है? तो ये आपका आर्टिकल 275, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसी के तहत प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है, जुलाई 2025 में लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल एलजी के रूप में किसने शपथ ली है? तो एलजी के रूप में 2025 में लद्दाख में कविंदर गुप्ता जी ने शपथ लिया है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हाल ही में दिसंबर 2024 के अंत में होकर जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक चला था? यानी दिसंबर 2024 के अंत में उनका डेथ हो गया था और ये राष्ट्रीय शोक जनवरी 2025 तक चला था। तो ये आपके माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिनका निधन हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा था? अगला प्रश्न पूछा था,
एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस एथलीट ने जीता था? एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल आपका सचिन नाग के द्वारा जीता गया था, पहला गोल्ड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, सचिन नाग। अगला प्रश्न है, अनुराधा शर्मा पुजारी ने किस वर्ष अपने उपन्यास यात एकन अरण्य आसिल, देखिएगा थोड़ा सा, यात एकन अरण्य आसिल के लिए असमिया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो अनुराधा शर्मा पुजारी ने असमिया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार यात एकन अरण्य आसिल के लिए 2021 में ये अवार्ड जीती है। अगला प्रश्न जो पूछा था, दल बदल कानून, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? याद रखना है, दल बदल, क्या बोला? दल बदल, तो 10 से 10 याद रखना है, वही 10वीं अनुसूची है। बहुत आसान था, याद करना भी इसको ज़्यादा टफ काम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक वस्तुओं के लिए, तो सार्वजनिक वस्तुएं यानी पब्लिक गुड्स की मुख्य विशेषताएं यह है, गैर प्रतिद्वंदी, नॉन रिवेलरस, एक व्यक्ति के उपयोग करने से दूसरे के लिए इसकी मात्रा कम नहीं होती, तो गैर प्रतिद्वंदी है। गैर वर्जित, नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को भी इसका लाभ लेने से रोका नहीं जा सकता, चाहे उसने भुगतान किया हो या नहीं, यही है पब्लिक गुड्स, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देख लीजिए, नॉन रिवेलरस आपका, फिर नॉन एक्सक्लूडेबल, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है, यही सही है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, किस आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश करी थी? विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल, तो यह आपका सरकारिया आयोग इसको रिकमेंड किया था, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश किया था, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, कबड्डी के मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई, इसकी वाइड कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर था 1 मीटर, ऑप्शन सी आपका राइट था। लेकिन हो सकता है और इस क्षेत्र से आने की संभावना रहे, लॉबी की चौड़ाई पूछने का, रन ऑफ का चौड़ाई पूछने का, तो कुछ यहाँ आपको इम्पोर्टेंट जो था मैं आपके सामने यहाँ ला दिया हूँ मेरे भाई। बैडमिंटन का क्या है, लॉबी चारों ओर कम से कम 1.5 मीटर है, बैडमिंटन का होना चाहिए। बास्केटबॉल का लॉबी होना चाहिए बाउंड्री लाइन से 2 से 3 मीटर, बाउंड्री लाइन से 2 से 3 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए चौड़ाई में, लॉबी की चौड़ाई में। वॉलीबॉल के लिए कोर्ट के चारों ओर कम से कम 3 मीटर, कोर्ट जो है वॉलीबॉल कोर्ट, उसके चारों ओर कम से कम 3 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। फुटबॉल के लिए टच लाइन से 3 से 5 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए फुटबॉल के लिए। और टेनिस के लिए बेस लाइन के पीछे 6.4 मीटर और साइड में 3.6 मीटर होना चाहिए टेनिस के लिए। इसको याद रखना है कैसे, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर याद रखिएगा, टेनिस बेस लाइन 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, टेनिस बेस लाइन 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। वहाँ तो 64 और 36 नहीं रहेगा, ये तो आप भी जानते हैं उतना लंबा चौड़ा, तो 6.4 मीटर और 3.6 मीटर, ये आप याद रखिएगा, याद करने में आसान होगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा था, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था तो आपके सामने यहाँ डिटेल दे दिया हूँ। शुरू किया गया था 1951 से 56 तक इसका कार्यकाल था। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका ऑप्शन सी सही है, लेकिन और देख लीजिए कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल था, यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि क्षेत्र पर था ध्यान, जिसमें सिंचाई और बिजली शामिल थी। मुख्य परियोजनाएं
जो प्रथम पंचवर्षीय में योजना में क्या क्या हुआ था, तो इस दौरान भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसे बड़े बांधों का निर्माण शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और लक्ष्य और सफलता क्या था, तो इस योजना का विकास लक्ष्य 2.1% था, रखा गया था डेवलपमेंट का, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा हुआ, 3.6 की शानदार वृद्धि दर हासिल करी थी। सामुदायिक विकास क्या हुआ, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी करी गई थी प्रथम पंचवर्षीय में। और शिक्षा के क्षेत्र में योजना के अंत में 5 IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपका था इसमें से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन जो पूछा था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 1990 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड, जो वहाँ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। 1990 के ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत कुल 32 पदक जीता था, 32 पदक जीता था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केरल की प्रसिद्ध लोक कला पुलिकट्टी या पुलिकली, पुलिकली भी बोला जाता है या पुलिकट्टी भी, में कलाकार अपने शरीर पर किस जानवर के रूप में पेंटिंग का चित्रण करते हैं, मतलब अपने बॉडी पे कौन सा जानवर का फोटो बनवाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है मेरे भाई, बाघ, टाइगर का। इसी से संबंधित, पुलिकली से संबंधित और कुछ राज्य के जो प्रसिद्ध लोक कला है वो भी आप देख लीजिए। पहले इसको देखिए, पुलिकली एक मनोरंजक नुक्कड़ लोक कला है जो ओणम समारोह के चौथे दिन मनाई जाती है। केरल का त्योहार ओणम भी है। पुली का अर्थ होता है तेंदुआ या बाघ, और काली का अर्थ होता है प्ले, यानी मलयालम में प्ले, है ना। यह लोक कला मुख्य रूप से केरल के त्रिशूर जिले में प्रचलित है। केरल के त्रिशूर जिला में यह लोक कला काफी प्रचलित है। इस लोक कला का मुख्य विषय बाघ और शिकारी की भूमिका निभाने वाले प्रतिभागियों के साथ बाघ का शिकार है। कलाकार अपने शरीर को बाघों और शिकारियों की तरह चित्रित करते हैं, मतलब अपने उस तरह से टैटू टाइप में बनवाते हैं टाइगर का। और सड़कों पर पारंपरिक टकराव उपकरणों जैसे कि थारकेल, उडुक्कू और चेंडा की धड़कन पर नृत्य करते हैं। वाह! इस लोक कला को कोचीन के तत्कालीन महाराजा राम वर्मा सचान थम्पुरम ने पेश किया था। इस लोक कला को उस समय के तात्कालिक राजा थे महाराजा राम वर्मा सचान थम्पुरम, पूरा बाघ बना के घुरम, है ना, ये शुरू किए थे। चलिए, और प्रसिद्ध जो लोक कला है वो भी आप देख लीजिए। सिक्किम का है थांगका पेंटिंग, थांग का पेंटिंग। बिहार का है मधुबनी पेंटिंग। गुजरात का है पिथौरा पेंटिंग। ओडिशा का है पट्टचित्रा कला ओडिशा। आंध्र प्रदेश है कलमकारी पेंटिंग, आंध्र प्रदेश कलमकारी पेंटिंग। महाराष्ट्र का है वारली कला। केरल का है कलाम, यानी काल मेझुत्थु कला, कलाम या काल मेझुत्थु कला। तमिलनाडु का है तंजौर पेंटिंग। पश्चिम बंगाल का कालीघाट पाटकला। और आपका मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग है। तो आप देख लीजिएगा, प्रश्न बनने का यहाँ से भी संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न क्या पूछा था, मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद, मूल लक्ष्य देश भर में कुल कितने सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प करना है। तो इसका राइट आंसर था पूरे देश भर में तो 75,000 सरोवर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरे भाई। देख लीजिए यहाँ, मिशन अमृत सरोवर का मुख्य लक्ष्य देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाना है,
जिससे पूरे भारत में कुल 75,000 अमृत सरोवर तैयार किए जा सकेंगे पूरे भारत में। तो इसका मतलब है कि पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 1000 हो गई, डिस्ट्रिक्ट आपका 1000 हो गया, तब ना 75 को हर जिला में कम से कम 75 अमृत सरोवर, तो 75,000 अमृत सरोवर तैयार किए जाने के लिए ये मतलब बनाया गया है, कायाकल्प हुआ है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न था 1 जनवरी 2024 को किन देशों को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। तो ब्रिक्स का ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। चलिए, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई, आपका ऑप्शन बी राइट है। चलिए, अगला प्रश्न जो पूछा था 1947 और 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति का मुख्य विशेषता क्या थी। 1947 और 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति का मुख्य विशेषता आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों का संरक्षण, ये मुख्य विशेषता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन आया था सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। हो सकता है सेलेस्टियल बॉडीज की लेखिका के बारे में पूछा होगा, या फिर पुरस्कार कब मिला होगा इसके बारे में, या फिर इसको कौन सा पुरस्कार मिला ये भी पूछ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसकी लेखिका जोखा अल हरथी हैं, जोखा अल हरथी इसकी लेखिका है, और पुस्तक का नाम सेलेस्टियल बॉडीज, और इनके किताब 2019 में इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज इनको मिला था। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह का आपको और वीडियो चाहिए मेरे भाई, जो एग्जाम हो रहे हैं आपको और चाहिए, तो बस हमें हिम्मत देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये ऑटोमेटिक शेयर होते रहे मेरे भाई। धन्यवाद दिल से मेरे भाई, और ईमानदारी के साथ आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो एक उम्मीद तो जरूर है आप लोगों से मेरे भाई। जिस तरह से आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, जहोजीत कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे आगे पीछे भी कुछ है मेरे भाई। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद, शुभ दिन आपका रहे, धन्यवाद। और एग्जाम एकदम शानदार ईमानदारी ढंग से और जुनून के साथ एग्जाम देना है। थैंक्स मेरे भाई, धन्यवाद।